दोस्तों पेश है कूचक्कर का जाल। ये एक और चित्र है दोस्तों। तो प्रशांत, तुमने फैसला किए लिए है कि तुम ब्याह किसान की बेटी चंदा से करोगे। हाँ पिताजी महाराज, ब्याह करूँगा तो चंदा के साथ करूँगा, नहीं तो आजीवन कुंवारा रहूँगा। देखो प्रशांत, मैं इस राज्य के राजा हूँ। इस देश की सारी प्रजा मुझे भगवान के समान है, हमें अपने से बड़ा मानती है। यदि तुम जिद में आकर गरीब किसान माधव की बेटी चंदा से विवाह कर लिया तो साधारण प्रजा हमें क्या फर्क रह जाएगा। वह पल भर में ठनका और जब उसने बिल्कुल करीब जा पहुंचा तो उसने फावड़ा चलाना बंद कर दिया। फिर तुम्हारे दोनों बड़े भाई निशांत और जयवंत भी राजघराने से विवाह किया है। राजघराने में आई तुम्हारी दोनों भाभियां समय समय पर चंदा को ताना देने से नहीं चूकेंगे और इस अवस्था में चंदा की जेठानियों के साथ रहना दुश्वार हो जाएगा। पिताजी महाराज, यह बात मानने में कतई तैयार नहीं हूँ कि कुलीनता किसी ऊंचे कुल या राजघराने में होती है। कुलीनता व्यक्ति के कर्मों और उससे गुणों से प्राप्त होती है। किसान की लड़की चंदा गुणवती है, वह दोनों भाभियों के समान सब सब ये में बैठा करेगी सब में बैठा करेगी। मुझे बात को पूरी विश्वास है। प्रशांत, तुमने इस बात का कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि तुम चंदा गुणवती है। पिताजी महाराज, मैं परसों जब मैं पसीने से लथपथ शिकार खेलकर अपने राज्य लौट रहा था तो मैंने चंदा को खेतों में भरी दोपहरी में फावड़ा चलाते देखा। उसे अपनी ओर आते देख वह पल भर में ठिनकी और जब उसने बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसका फावड़ा चलना बंद कर दिया। और तुमने यह जान लिया कि वह चंदा बहुत ही शिष्ट लड़की है। नहीं पिताजी महाराज, ऐसा नहीं। उसने फावड़ा चलाना बंद करके मुझसे कहा, लीजिए आप यहाँ बैठ जाइए। तत्पश्चात, यदि आपको भूख लगी है तो माँ अपने घर से लाया खाना आपके सामने आपको खाने को दे सकती हूँ। हाँ पिताजी महाराज, मैं सचमुच चंदा के उस व्यवहार पर लट्टू हो गया। न केवल उसका व्यवहार ही सुंदर था बल्कि उसकी वाणी भी मधुर थी। और कौशलपुर राज्य का राजकुमार प्रशांत चंदा को इस व्यवहार पर लट्टू हो गया। बोलती तो ऐसे थी जैसे उसके होठों से फूल झड़ रहे हैं। उसका स्वस्थ कटा हुआ शरीर, हिरनी की आंखें, पतले पतले होठ। तुम तो कवि की भांति चंदा की प्रशंसा पर उतर आए प्रशांत। नहीं पिताजी, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। मैं चंदा से घंटे बात करना चाहता था पर उसने मुझसे कुछ कहा। क्षमा कीजिए, बात फिर कभी। अभी मुझे दोपहर की खुदाई का काम पूरा करना है। और फिर वह खेत में खुदाई के कार्य में जुट गई। कैसी सुशील व मेहनती लड़की है। मैं विवाह करूँगा तो केवल इसी के साथ करूँगा। प्रशांत, तुम्हारी रगों में क्षत्रिय खून बह रहा है, इसलिए हम जानते हैं कि तुम जो प्रण कर लेती हो उसे हर हाल में पूरा करोगी। मैं तुम्हें समझाना हमारा फर्ज था जो हमने पूरा किया। अब तुम्हारी इच्छा के सम्मान करते हुए हम चंदा के साथ तुम्हारा विवाह करेंगे। और फिर एक दिन यह विवाह सबसे ज़्यादा निशांत और जयंत की पत्नी को नागुजार गुजरा। देखिए, देवजी ने चौबीसे की ईंट को महल में जड़ने की कोशिश की है। उन्होंने
उससे विवाह कर लिया। हमने उसकी बराबरी करने की कोशिश की तो दिव्या हूँ कहीं हमें राजवंश की पुत्रियों और कहाँ मैं साधारण किसान की बेटी। देवर जी ने चंदा से विवाह कर महल में ऐसी सराय सराय के समान बना दिया है जिसे राजवंश के लोग के अलावा साधारण लोग भी ठहरते हैं। कुछ भी हो, मैं किसी भी सूरत में चंदा को अपनी बराबरी का दर्जा नहीं दूंगी। दीदी, मेरे मन में विचार आया है कि उस विचार और व्यवहार को लेकर हम कल ही महल से चंदा का पत्ता काट सकती हैं। वह कैसे? दीदी, यह तो आप जानती हैं कि राजवंश की रिवाजों के अनुसार कल महल में बहू का भोज का आयोजन होगा। हाँ, जानती हूँ। उस भोज की खाद्य सामग्री नई बहू चंदा समय अपने हाथों से बनाएगी। बस यही हमारे काम की बात है दीदी। दिव्या धीरे धीरे ज्योति को समझाने लगी। दिव्या की योजना जान ज्योति का चेहरा खिल उठा। वाह दिव्या, चंदा का पता साफ करने के लिए तूने क्या उपाय तो अच्छा है बनाया है। हम ऐसा ही करेंगे। दूसरी ओर, चंदा, हमसे विवाह करके तुम खुश तो हो ना? मैं बहुत खुश हूँ स्वामी, पर एक बात से डरती हूँ। कौन सी बात? मैं महल की रीति रिवाजों को जानती नहीं। अब तक मेरा जीवन गरीबी में गुजरा है। कहीं भूल से महल की किसी कायदे का उल्लंघन न कर बैठी तो? ओह, तुमने तो बस इतनी सी बात से सता रहा है। अरे पगली, कोई भी किसी बात को माँ के पेट में सीख कर नहीं आता। कुछ दिनों में महल में रहोगी तो यहाँ के सब कायदे और कानून सीख जाओगी। दूसरे दिन चंदा अपने हाथों से बहु भोज का खाना बनाया। तभी, चंदा हमें थोड़ा सा हाथ बटा दे। चंदा, हम भी तुम्हारा थोड़ा सा हाथ बटा दे। ओह दीदी, आइए। चंदा, तुम खाना बनाती रहो, हम थालों में भोजन परोसते हैं, काम करते हैं। जी दीदी। और फिर यह रहा पिताजी महाराज की थाल। मैंने पिताजी महाराज की और देवर जयंत की थाल में सब्जियों में जहर मिला दिया। कुछ देर बाद यह भोजन कक्ष में ले जाएगा तो कहर बर्फ कर देगा। चल चंदा। कुछ देर बाद भोजन कक्ष में सब लोग भोजन करने बैठे। ठहरिए, कोई यह भोजन नहीं न खाना। क्यों बड़ी बहू? पिताजी महाराज, देवर जी प्रशांत की थाल को छोड़कर अन्य सभी थाली के खाने में जहर मिला हुआ है। खाने में जहर मिला हुआ है? माँ जी, आप मेरे कथन का सत्य है कि जांच करके देख सकते हैं, लेकिन कोई भलाई खाने में जहर क्यों मिलाएगा? तभी मैं आऊँ। सबसे पहले प्रशांत ने अपनी थाली का खाना बिल्ली के आगे रखा। देखिए देवर जी, खाने खाकर बिल्ली को कुछ नहीं हुआ। तब अन्य सभी ने अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा भोजन बिल्ली के सामने रख दिया और खाते ही, ओ बिल्ली तो को क्या हुआ? म्याऊं। और अगले पल, ओ बिल्ली मर गई। ज्योति, बताओ खाने में किसने जहर विष मिलाया है? रानी माँ कहते हुए जुबान लड़खड़ाती है मेरी। तुम्हें बताना होगा बहू। पिताजी महाराज, मैं रसोई घर के समीप से गुजर रही थी। मैंने देखा चंदा खाने की थाली में कुछ मिला रही है। यह करने के पश्चात चारों ओर इस उद्देश्य से देखा, कोई उसे ऐसा करते देख तो नहीं रहा। चंदा की यह अवस्था देख मुझे कुछ शक हो गया। मैंने सोचा चंदा का इस व्यवहार का दर्शाता है। मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने चंदा के भोजन में जहर तो नहीं मिलाया है। मैंने वह सब ठीक निकला। भाभी, यह आप क्या कह रही हैं? चंदा ऐसा कैसे कर सकती है? प्रत्यक्ष को प्रमाण तुम्हारे सामने है, फिर चंदा की तारीफ ले रही हो देवर जी। चंदा को बुलाओ यहाँ। भाभी, चंदा जब आई। चंदा, तुमने हमारे परिवार के प्रति ऐसा कौन सा घिनौना षड्यंत्र क्यों रचा?
चंदा चुपचाप खड़ी रही। बोलो घुंघू की तरह चुप क्यों खड़ी है? घुंघू की तरह चुप क्यों खड़ी हो? क्या बोलूं पिताजी महाराज, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ पिताजी महाराज, इसने अपने पति के भोजन में विष नहीं मिलाया। इसका साफ साफ मतलब है कि हम सबको मार कर यह अपने पति को राज्य का राजा बनाना चाहती है और स्वयं महारानी बनना चाहती है। मुझे दिव्या के कथन में सच्चाई नजर आ रही है। कौशलेंद्र ने उसी समय दो जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया, इस कृत्य चंद्र का राजा को सीमा से बाहर ले जाकर वहां इसकी हत्या कर इसकी दोनों आंखें निकालकर हमारे पास ले आओ। चंदा ऐसा नहीं कर सकती पिताजी महाराज, अवश्य ही इससे कोई चाल है। इसे जल्लादों को हाथ न सौंपे, इसे बख्श दे पिताजी महाराज। चुप रहो, तुम्हारी जिद पूरी करने के कारण हमें मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचे हैं। जल्लाद छोड़ दो चंदा को, प्रशांत हट जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं हटूंगा पिताजी महाराज। अच्छा, हमारे आदेश का अवहेलना कर रहे हो तुम? निशांत, जयंत, प्रशांत को लेकर सैनिकों को सौंप दो। ये इस वाचाल के कारण कारागार में डाल दो। जी पिताजी महाराज। सिद्धि, मेरी चंदा को ले जाओ, मेरी चंदा को न ले जाओ। जल्लादों, तुम्हारे सीने में दिल क्यों नहीं? क्यों निरपराध को मारकर तुम चैन नहीं रहोगे? प्रशांत कारागार में बंद कर दिएगा। हाय चंदा, मैं तुम्हारा हत्यारा हूँ। न मैं जिद करके तुमसे विवाह करता, न इस प्रकार मौत के मुंह में जाती। दूसरी ओर, हा, दीदी कितनी आसानी से चंदा हमारे रास्ते से हट गई। चली थी हमारी बराबरी का पद हासिल करने बेचारी। दूसरी ओर, जल्लाद जब चंदा को लेकर सीमा से बाहर एक वन में पहुंचे। जल्लादों, क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं? एक निरपराध को मारकर तुम्हें चैन से रह सकोगे? तभी राघवन, रुक जाओ। दूसरे जल्लाद का उठा हुआ हाथ रुक गया। क्या बात है शेरू, तूने मुझे रोक क्यों दिया? राघवन, राजकुमार प्रसाद के शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उनमें कथन में सच्चाई नजर आ रही है। राघवन, क्यों ना हम चंदा को छोड़ दें? तब तो महाराज को क्या जवाब देंगे? कुछ भी कह देंगे, पर चंदा को मारने का अपराध नहीं करेंगे। भैया, तुम ऐसा करके राजज्ञा का उल्लंघन करोगे। तुम मुझे मार डालो, अन्यथा महाराज तुम्हें जिंदा न छोड़ेंगे। चंदा बहन, हम एक निर्दोष की जान लेने की बजाय अपनी जान देना उचित समझेंगे। हम किसी भी हिरणी को मारकर उसकी आंखें निकाल कर महाराज के पास ले जाएंगे और कह देंगे कि यही चंदा की आंखें हैं। हाँ, यह ठीक रहेगा। बहन, तुम यहाँ से बहुत दूर कहीं चली जाओ। चंदा वहां से चली गई। जल्लाद ने एक हिरणी को मार गिराया, इसकी आंखें निकाल कर कैलाशपुर की ओर चल दिए। कैलाश में पहुंचकर, महाराज, हम चंदा की आंखें ले आए। शाबाश। तभी, ओह महाराज को क्या हो गया? राजवेद को बुलाया गया। महाराज के मस्तिष्क को लकवा मार गया है, इसलिए अब यह न सुन सकेंगे, न बोल सकेंगे, न सोच सकेंगे और न ही किसी की बात समझ सकेंगे। इस रोग का उपचार नहीं है राजवेद जी? नहीं महारानी जी, यह रोग का लाइलाज है। ओह। दूसरी ओर, बेटी तुम कौन हो? ऋषि और मैं अनाथ दुखियारी हूँ, मेरा इस संसार में कोई नहीं। परिस्थिति बस यह करना मुझसे झूठ बोल रही है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। बेटी मेरी भी कोई नहीं है, तुम मेरी बेटी बनकर मेरे पास रहोगी अवश्य। ऋषि और चंदा आश्रम में रहने लगी। दूसरी ओर, निशांत को कैलाशपुर का राजा बना दिया गया। दिवा, कुछ नाराजगी सी लग रही हो तुम्हारी बला से। आखिर हमें तुम्हारी नाराजगी का कोई मालूम तो पड़े। तुम्हारा भाई राजा बन गया और तुम ताकते रह गई।
भैया निशांत मुझसे बड़ी है, इसलिए राजा बनने का अधिकार उन्हीं का है। चुप, इस संसार में चुप नहीं बैठना चाहिए। अपने भाई से राजा का पद छीनना होगा। वह कैसे? उसे मौत की नींद सुलाकर। फिर 2 दिन बाद ही निशांत अपने शयन कक्ष में मृत पाया गया। स्वामी। और जब जयंत को कौशलपुर का राजा बनाया गया। हाँ स्वामी, किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगेगी कि निशांत अपनी मौत नहीं मरा थी, उसके दूध में जहर दिया गया था। दिव्या मान गए, तुम्हारे कारण मैं राजा बन गया। राजा बनते ही जयंत बुरे व्यसनों में फंस गया। जब जब उसे जब जो उसे समझाती, मैं राजा हूँ, अपने बुरा अच्छा अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे भाषण देने की आवश्यकता नहीं। ओह। एक दिन जब वह मेदरा के नशे में चूर था, राजनक्ष की रंभा ने उसके भवन की सीढ़ियाँ उतर रहा था। ओह। और सीढ़ियों के नीचे आने पर, ओह महाराज तो मर गए। एक बार फिर कौशलपुर में शोक की लहर दौड़ गई। कौशलपुर राज्य की में एक ऐसी आफत आ गई, एक एक करके सभी मर रहे हैं। कौन बचाएगा कल कौशलपुर राज्य को? जबकि राजगुरु कारागार में प्रशांत के पास पहुंचे। नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना राजा, मैं अकेला छोड़ दो राजगुरु। महारानी ने कुलगुरु की आराधना की। कुलगुरु, हमें कोई राह दिखाओ, क्या हमारे वंश की समाप्ति हो जाएगी? तभी कुलगुरु, प्रणाम। महारानी, तुम्हारा वंश समाप्त नहीं होगा। जाओ नंदीवन में कपिल मुनि के आश्रम में जाकर चंदा को कौशलपुर ले आओ। चंदा जीवित है कुलगुरु? हाँ महारानी। वह यहाँ आकर जब प्रशांत से मिलेगी तो प्रशांत संग्रही राजा बनने को तैयार हो जाएगा। लेकिन कुलगुरु, अपने वंश की हत्या की योजना बनाने वाली चंदा को मैं राजवंश कौशलपुर कैसे ले आऊँ? यह झूठ है, यह सब दिव्या और ज्योति का किया धरा है। चंदा निरपराध है। और रानी नंदीवन की ओर चल दी। नंदीवन पहुंचकर, रानी माँ आप यहाँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। जब चंदा कौशलपुर आई, चंदा तुम जीवित हो? हाँ स्वामी। जब प्रशांत को कौशलपुर का राजा बना दिया गया। चंद्या, हमें क्षमा कर दे, हम तुम्हारी अपराधी हैं। बहन, तुम्हारा कोई दोष नहीं, किस्मत ही ऐसा खेल खेलती है। समाप्त।